दोस्तों अगर हम बात करें कि एनआरएस की इकाई 1 को हम अगर शुरू करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो हमारा चैप्टर होता है वो है भारतीय शिक्षा प्रणाली। ठीक। तो हमारी एनआरएस कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि आप यह महसूस करेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण आज एक वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण को सहस्त्राब्दी विकास के लक्ष्यों एमडीजी में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इसे आजीविका से दूसरे स्थान पर रखा गया है, जिसे विश्व के 200 से अधिक देशों द्वारा अगले 15 वर्षों में प्राप्त किया जाना है। यह अवधि शीघ्र समाप्त होने वाली है, जो कि अब समाप्त भी हो चुकी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा एमडीजी क्या होता है। तो इसको हम बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 2000 में एक शताब्दी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें लगभग 200 देशों ने भाग लिया और 8 वैश्विक विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया, जो 2015 तक पूरे करने थे। ठीक। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है ये क्या चीज़ है। तो शताब्दी विकास लक्ष्यों की अगर हम बात करें, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की अगर हम बात करें, तो ये हमारे कुछ 8 गोल्स हैं, जिसमें पहला हमारा है भूखमरी तथा गरीबी को खत्म करना, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हासिल करना, लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण को प्रचारित करना, शिशु मृत्यु दर घटाना, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, एचआईवी एड्स मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से निजात पाना, पर्यावरण सततता, वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। ठीक। तो अगर हम बात करें तो 2015 में इसको पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 2000 में। ठीक। एमडीजी में तो इसमें काफ़ी सारे लक्ष्य तो प्राप्त हो गए हैं, कुछ बचे भी रह गए हैं। तो उसके लिए 2017 में एक आयोजन हुआ और इनको सतत विकास के अंतर्गत इनको शामिल कर लिया गया। ठीक। और अब इसे 2030 तक अचीव करना है। अब हमारा यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, जो हमारा है प्राचीन भारतीय शिक्षा। अगर हम प्राचीन भारतीय शिक्षा की बात करें तो 17वीं शताब्दी से पहले आपको ऐसी कोई पुस्तक नहीं मिलेगी जिसमें प्राचीन भारतीयों के शैक्षिक सिद्धांत तथा पद्धतियाँ उपलब्ध हों। जबकि सत्य यह है कि इस प्रकार के सिद्धांत तथा पद्धतियाँ बहुत लंबे समय से व्यवहार में रही। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर हम बात करें तो प्राचीन शिक्षा में हमारे लिखित कोई नियम का प्रावधान नहीं किया गया था, मतलब प्राचीन शिक्षा का कोई करिकुलम नहीं था। अगर सीधी-सीधी बात हम ये समझें, तो वहाँ पे कोई लिखित करिकुलम नहीं हुआ करता था, ना ही कोई लिखित हमारे पास कोई शैक्षिक सिद्धांत या पद्धतियाँ थी। और साथ ही साथ हमारी जो प्राचीन शिक्षा थी, ये हमारी व्यवहार के अंतर्गत दी जाती थी। तो हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवहारगत थी, इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं था या लिखित कोई प्रबंध नहीं था। और अगर हम बात करें तो हमारे पास लिखित जो नियमावलियाँ आई वो 1700 के आसपास आई या 17वीं शताब्दी के बाद ही आई। ठीक। तो अगर आगे हम बात करें इसमें, तो सूत्रों और स्मृतियों जैसे धर्म ग्रंथों में माध्यमिक और उच्च शिक्षा के मुख्य लक्षणों की रूपरेखा अवश्य मिल सकती है, परंतु आपको कहीं प्राथमिक शिक्षा का अलग से विवरण नहीं मिलता। तो अगर हम बात करें तो हमारे जो प्राचीन शिक्षा थी उसमें माध्यमिक और उच्च शिक्षा का तो प्रावधान किया गया था, लेकिन इसमें प्राथमिक शिक्षा का कहीं अलग से कोई प्रावधान नहीं था। और इसका जो सबसे बड़ा रीज़न था, उस रीज़न पे अगर हम जाएँ तो हमारे यहाँ होता था उपनयन संस्कार। ठीक। हमारे यहाँ उपनयन संस्कार होता था और इसकी जो एज होती थी वो 11 से 13 साल की होती थी। और हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है वो अभी फ़िलहाल 6 से लेके 6 साल से स्टार्ट होती है और आप इसमें 5 जोड़ दीजिए तो 11 साल हो गए। ठीक। तो अगर हम बात करें उपनयन संस्कार हमारा जब 11 साल में हो रहा है, तो 11 साल के बाद ही गुरुकुल जाते थे लोग। ठीक। 11 साल के बाद ही लोग गुरुकुल जाते थे। तो इस वजह से ही प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी प्राचीन काल में। या हम कह सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के साथ ही प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, या इसको औपचारिक नहीं थी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तब औपचारिक नहीं थी, अनौपचारिक रूप में हमें प्रदान की जाती थी। ये हमारे घर के द्वारा या परिवार के द्वारा हमें प्रदान की जाती थी। इसकी व्यवस्था गुरुकुलों में नहीं की गई थी प्राथमिक शिक्षा की। संभवतः प्राचीन काल में शिक्षा को स्वाउत्थान की प्रक्रिया समझा जाता था, जो जन्म से मृत्यु पर्यंत चलती रहती थी। प्राथमिक अवस्था में यह जीवन जीने और दैनिक क्रियाकलाप संपादित करने की शिक्षा थी, और अतः संभवतः इसे औपचारिक शिक्षा की एक अलग व्यवस्था नहीं माना गया, यह जीवन की तैयारी थी। जैसा आपने पहले ही देखा कि हमारे यहाँ जो प्राचीन शिक्षा थी
उसमें प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी। तो यहाँ पे यही बात की जाती है कि प्राथमिक अवस्था में यह एक औपचारिक शिक्षा नहीं थी। औपचारिक शिक्षा हमारा जो स्कूल होता है वो देता है। तो वैसे ही पहले हमारे गुरुकुल थे, वो औपचारिक शिक्षा देते थे। तो हमारे यहाँ गुरुकुलों में इसकी व्यवस्था नहीं थी। यह एक जीवन की तैयारी थी और यह हमारा परिवार जो था, परिवार या समाज के द्वारा ही प्राथमिक शिक्षा प्राचीन काल में दी जाती थी। ठीक है। आपको देश में बस साहित्य उपलब्ध हो सकता है जिसमें ज्ञान को व्यक्ति का तीसरा नेत्र समझा जाता है। यह कहा गया है कि जो जीवन के सभी मामलों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों की मान्यता रही है कि शिक्षा द्वारा विकास अंतर्दृष्टि से बुद्धि संवर्धित होती है, जिसे एक शक्ति समझा जाता है तथा जिससे अपनी कार्य कुशलता बढ़ती है और जो आपको इस योग्य बनाती है कि आप प्रतिष्ठा, सम्मान और धन दौलत कमा सकें। ऐसी मान्यता थी कि धन दौलत से न केवल हमें प्रसन्नता मिलती है, अपितु इससे हमें हमारे धार्मिक, पारिवारिक तथा सामाजिक कर्तव्यों के निर्वाह में भी सहायता मिलती है। अंतोगत्ता इससे मुक्ति का मार्ग खुलता है। तो अगर आप देखो तो जो हमारी जो प्राचीन शिक्षा थी, उसका जो मेन लक्ष्य था वो था मुक्ति को प्राप्त करना। ठीक, तो हमारा प्राचीन शिक्षा का मेन लक्ष्य था मुक्ति को प्राप्त करना। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो भर्तृहरि ने नीति शतक में कहा है कि शिक्षा के बिना हम पशु समान हैं। तो ये आप कोटेशन याद रखना कि भर्तृहरि ने नीति शतक में कहा है कि शिक्षा के बिना हम पशु के समान हैं। ऐसी धारणा रही कि शिक्षा विभिन्न रूपों में व्यक्त समाज में परिवर्तन लाती है। अभी हमने ऊपर बात की थी कि शिक्षा का शुभारंभ उपनयन संस्कार से होता था, जो लगभग 11 साल के आसपास होता था तथा लड़के और लड़की दोनों को शिक्षा का अधिकार था। इतिहास में विख्यात बुद्धिशील महिलाओं जैसे गार्गी, अत्रेयी, कौशल्या, तारा, द्रौपदी इत्यादि के उदाहरण मिलते हैं। निम्न स्तर की शिक्षा दैनिक सांसारिक जीवन से संबंधित कार्यकलाप तथा सामाजिक अनन्यों क्रिया के लिए आयोजित की जाती थी। इसका उद्देश्य अपनी तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पारिवारिक व्यवसायों के लिए तैयार करना था। उच्च शिक्षा के अंतर्गत व्याकरण, इतिहास, पौराणिक कथाएं, वेदों, तर्कशास्त्र, राज, युद्ध कला या विज्ञान, ललित कला इत्यादि का गहन अध्ययन सम्मिलित था, जिनका अंतिम लक्ष्य आत्मानुभूति था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो शिक्षा का अंतिम लक्ष्य था वो मुक्ति ही था इसमें हमारे प्राचीन काल में। ठीक, शिक्षा का उद्देश्य एक उन्नत जीवन के लिए अभ्यास के द्वारा प्रायोगिक क्रियाकलाप के लिए प्रशिक्षित करना था। जीवन की चारों अवस्थाओं ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा संन्यास आश्रम में एक पुत्र के रूप में, एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना सिखाया जाता था। एक विद्यार्थी को समझाया जाता था कि वह जात की संस्कृति का संरक्षक तथा प्रकाश स्तंभ है। शिक्षा के पश्चात दीक्षांत भाषण के समय उसे बताया जाता था तथा आदेश दिया जाता था कि समाज के योग्य और स्वावलंबी उत्पादक सदस्य के रूप में उसे कुछ सामाजिक दायित्व और कर्तव्य होते हैं जिसको जीवन में उतारना पड़ता है। अतः आध्यात्मिकता, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, नागरिक भावना, कुशलता को प्रोत्साहन, संस्कृत का संरक्षण तथा प्रसारण शिक्षा के निश्चित लक्ष्य तथा उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों, व्रत, प्रार्थनाएं, त्योहारों को मनाना, नैतिक आचरण करना, मानसिक व्यवचारिक तथा आदतों की शुद्धता, मूल्य वृत्तियों पर नियंत्रण, अपने से बड़ों, अपने समकक्ष तथा अपने से छोटों के प्रति शिष्टाचार या व्यवहार संबंधी नियम, अध्यापन, अधिगम व्यवहार इत्यादि निर्धारित किए जाते थे। 14 विधाओं, विद्वता संबंधी विज्ञान, 64 कलाओं, कला संबंधी दैनिक जीवन, नित्य क्रिया संबंधी कार्य शिक्षा के अभिन्न अंग थे। अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को अपनी रुचि के लिए विषय चुनने का अधिकार था। सादगी और आत्मसंयम विद्यार्थी जीवन का अंग था। आत्मविश्वास का विकास तथा आत्मसंयम के लिए अधिगम प्राचीन भारतीय शिक्षा के महत्वपूर्ण पक्ष थे। तर्कशास्त्र, दर्शन, कानून, विधि, साहित्य इत्यादि विषयों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों में विवेक, निर्णयन तथा अन्य व्यक्तिगत संबंधी पक्ष भली भांति विकसित होते थे।
किसी विद्वतापूर्ण वाद विवाद में किसी एक पक्ष का समर्थन करने से पूर्व उस मुद्दे के दोनों पक्षों को समझने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाता था। इस प्रक्रिया से व्यक्ति में लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रोत्साहन मिलता था तथा व्यक्ति में तर्कणपरकता तथा दूसरों के प्रति सहानुभूति जैसे गुणों का विकास होता था। जो विद्यार्थी वेदों का अध्ययन करते थे उनके लिए शिक्षा स्मृति का यांत्रिक प्रशिक्षण था। उनसे अपेक्षा थी कि वह समस्त साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक धरोहर को कालांतर में मात्र स्मृति की सहायता से इनके शुद्ध रूप में परिरक्षित रखें तथा उन्हें अगली पीढ़ियों को स्थानांतरित करें। स्मृति का सहारा इसलिए लिया जाता था क्योंकि उस समय ज्ञान परिरक्षण के लिए कागज या प्रिंटिंग मुद्रण जैसा कोई साधन उपलब्ध नहीं था। संक्षिप्त रूप में आप देखेंगे कि उस काल में शिक्षा को आत्म उन्नयन, उन्नत या जीवन पर्यंत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया समझा जाता था तथा विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमताओं को सुव्यवस्थित तथा क्रमिक विकास का स्रोत समझा जाता था, जिससे वे लाभदायक नागरिक के रूप में जीवन यापन कर सकें और वर्तमान तथा भविष्य में उन्नत कर सकें। अब हम बात करेंगे प्राचीन काल में गुरु की अवधारणा। ठीक है, तो प्राचीन भारत में शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली थी। एक निश्चित अध्ययन अवधि के लिए विद्यार्थी को गुरु के साथ रहना पड़ता था। गुरु का आश्रम एक प्रकार का बोर्डिंग विद्यालय होता था। प्रत्येक विद्यार्थी चाहे वह निर्धन हो अथवा धनवान या किसी उच्च घराने से संबंध रखता हो, सबको एक साथ रहना पड़ता था। सभी के साथ एक जैसा पक्षपात रहित व्यवहार किया जाता था। आपको स्मरण होगा कृष्ण और सुदामा दोनों एक साथ गुरुकुल में रहते थे। गुरुकुल में शिक्षा निःशुल्क थी, परंतु गुरुकुल को चलाने के लिए सभी को भिक्षा मधुकरी के रूप में मांगनी पड़ती थी, जिससे उनमें विनम्रता तथा विद्यार्थियों के रूप में उनकी सहायता करने के लिए समाज के प्रति कृतज्ञता जैसे गुणों का विकास होता था। इससे जाति क्रम में परंपरा को कम करने में सहायता मिलती थी, क्योंकि गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों को समान समझा जाता था। गुरु गुरुकुल का मुखिया होता था, जो सभी विद्यार्थियों के लिए पिता समान, माता पिता या संरक्षक के समान व्यवहार करता था। वह विद्यार्थियों को उनसे बिना किसी अपेक्षा के शिक्षा प्रदान करता था। गुरु के लिए शुल्क लेना वर्जित या निषिद्ध था। विद्यादान उसकी दृष्टि में सर्वोत्तम दान समझा जाता था और ज्ञान के बेचने का विचार निंदनीय समझा जाता। लोकोपकारक परोपकारी व्यक्ति तथा समाज के धनाढ्य वर्ग दान देते थे। गुरु दक्षिणा के फलस्वरूप भी कुछ सहायता मिल जाती थी। जो विद्यार्थी अपनी शिक्षा प्राप्ति के अंत में गुरुकुल छोड़ते समय गुरुकुल को अपनी श्रद्धा समान सहायता देते थे। इतना कुछ गुरुकुल चलाने के लिए पर्याप्त समझा जाता था, क्योंकि गुरुकुल में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति संयम तथा तप का जीवन व्यतीत करता था तथा उनके धन संग्रहण की अनुमति नहीं थी। गुरु को हृदय, मस्तिष्क, हाथ, आध्यात्मिकता, ज्ञान तथा विद्वता के अच्छे गुणों का प्रतीक समझा जाता था। एक सही गुरु अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक एक विद्यार्थी जो हर समय विद्या का ग्राही होता था। यह हमारे आजकल के L3 टीचर की अवधारणा लाइफ लॉन्ग लर्नर के अनुरूप है। उसे गाइड द साइड नो सेग ऑन द स्टेज समझा जाता था, अर्थात वह साथी के समान मार्गदर्शक था, न कि मंच पर विराजमान महात्मा। उस समय के गुरु अपने आप में एक संपूर्ण संस्था के समान होते थे, जो अपनी विद्वता तथा बलिदान के लिए जाने जाते थे। भारत में ऐसे गुरु के प्रति सारी दुनिया के विद्यार्थी आकर्षित होते थे और भारत में विद्या ग्रहण करने आते थे। जब विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो जाती थी तो गुरु अपने पुराने वरिष्ठ तथा प्रतिभाशाली शिष्यों को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित कर लेते थे। इससे अध्यापक को उसके कार्य में आवश्यक सहायता मिल जाती थी तथा उन पुराने विद्यार्थियों के लिए गुरु के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में अध्यापन के प्रशिक्षण का अवसर प्राप्त हो जाता था, जो अध्यापक बनने के इच्छुक होते थे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो गुरुकुल में थे वहाँ पे अध्यापकों का प्रशिक्षण कैसे होता था। मॉनिटर प्रणाली वास्तव में प्राचीन भारतीय शिक्षा का ही योगदान है, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ विद्यार्थी जो या तो गुरुपुत्र होते थे अथवा कोई योग्य वरिष्ठ विद्यार्थी छोटे कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। अब हम बात करेंगे गुरु की भूमिका तथा उसके दायित्व के बारे में कि उसकी भूमिका क्या थी और उसके दायित्व क्या थे प्राचीन काल में। प्राचीन भारत में गुरु को विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं संपादित करनी होती थी। वह विद्यार्थियों के लिए माता पिता की, अध्यापक की, एक विद्वान की, एक धर्म प्रचारक,
मिशनरी की तथा एक मित्र दार्शनिक तथा पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता था। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को व्यक्तिगत रूप से देखभाल करता था। यह देखना गुरु का ही कर्तव्य था कि विद्यार्थी विकास कर रहा है और गुरु तथा स्वयं की संतुष्टि से प्रगति कर रहा है। अध्यापक और शिष्य में पिता और पुत्र की तरह अत्यंत गहन यह आंतरिक संबंध होता था। इस संबंध की उपनिषद में भली भांति व्याख्या की गई है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है निकट बैठना। अध्येता के अध्यापक के चरणों में बैठकर विद्यार्जन करता था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मानियर विलियम द्वारा रचित शब्दकोश के अनुसार उपनिषद का अर्थ है परमात्मा के ज्ञान को प्रकटित या उद्घाटित कर अंधकार को दूर भगा देना। कंठोपनिषद तथा बृहदारण्यक उपनिषद पर शंकराचार्य की व्याख्या के अनुसार उपनिषद की विषय वस्तु आत्मविद्या है, अर्थात आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान। गुरुकुल में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होते थे। ये परीक्षाएं अत्यंत कठिन होती थी और उच्च शिक्षा के जाने माने केंद्रों तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, नाडिया, कांची, बनारस इत्यादि स्थानों पर आयोजित की जाती थी। इन केंद्रों पर पूरे भारत से तथा विदेशों से विद्यार्थी आते थे। अब हम बात करेंगे कि वर्तमान सांवृत्तिक या व्यावसायिक अध्यापक शिक्षा के जो गुण हैं वो क्या क्या हैं। तो एनावस जो बात करता है वो ऐसा है कि प्रभावनीय तथा सकारात्मक रूप से सोचिए तथा दूसरों को भी सकारात्मक बनने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। अभिव्यक्तशील, दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान और प्रभावी संप्रेषण को प्रोत्साहित कीजिए। एक अच्छा श्रोता, विद्यार्थियों की बातों को समानुभूति पूर्वक सुनिए। विश्वसनीय, दूसरों के साथ कार्य करने में आपका व्यवहार ईमानदार, खुला तथा प्रामाणिक होना चाहिए। प्रीतिकारक व्यवहार, दूसरों के साथ सकारात्मक तथा पारस्परिक कार्य संबंध स्थापित कीजिए तथा उन्हें जारी रखें। व्यक्तिक अनन्योक्रिया तथा लगाव के द्वारा विश्वास के वातावरण का निर्माण कीजिए। व्यवस्थित, संगठित, योजनाबद्ध तथा क्रमबद्ध तरीके से कार्य करें। आत्मविश्वासी तथा संतुलित बनिए तथा बच्चों को सकारात्मक आत्मसंप्रत्यय विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। अभिप्रेरणात्मक, कुछ मानकों तथा उपेक्षाओं का संजोए हुए उत्साहित रहिए। रचनात्मक, क्रियाकलापों की दृष्टि से संवेदनशील, समानुभूतशील, दूसरों को ध्यान रखने वाला, परानुभूतशील और भावनात्मक स्तर पर अन्य व्यक्तियों के अनुक्रिया करने में सक्षम, अपने विचारों तथा भावनाओं में खुला तथा दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला। नम्र, दूसरों की सहायतार्थ अपनी योजनाओं और दिशाओं को बदलने में सक्षम। व्यक्तिगत रूप से अनुभूतिक्षम, प्रत्येक बालक को अनुमान व महत्वपूर्ण समझने वाला, मूल्य आधारित मानव की योग्यता तथा सम्मान को केंद्रित करने वाला, समुदाय के मूल्य के प्रति संवेदनशील, सुविज्ञ, जानकार जो सदैव ज्ञान की खोज में तत्पर हो, सृजनात्मक, बहुमुखी, नवाचारी तथा नए विचारों के प्रति भावनीय, सहनशील, धीर, सदैव वस्तुगत तथा न्यायोचित रहने का प्रयास करने वाला, प्रतिबद्ध, विद्यार्थियों तथा अपने व्यवसाय के प्रति। एक सांवृत्तिक अध्यापक को घमंडी हुए बिना आत्मविश्वासी होना चाहिए। उनके साथ अनन्यो क्रिया में व्यावसायिक मानक व्यवहार की आवश्यकता होती है, इसमें विनम्रता, दृढ़ता तथा न्याय संगतता होनी चाहिए। सांवृत्तिकता के लिए उपयुक्त तैयारी भी एक अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। जब आप कक्षा में प्रवेश करें तो आपके पास सभी अपेक्षित सामग्री तथा पाठ्य योजना तैयार होनी चाहिए। यदि आप पूर्ण तैयारी से कक्षा में नहीं जाते हैं तो इससे बुरा कुछ नहीं होता। अब इसमें दो टॉपिक और दिए हुए हैं कि एक अध्यापक की विशेषताएं तथा उसकी भूमिकाएं तथा दायित्व। तो ये जो ऊपर टॉपिक कवर किए गए हैं लगभग उसी में सारे आ जाते हैं। दूसरा टॉपिक है कि आईसीटी के शैक्षिक प्रयोग में अनुप्रयोग। तो हमारा ये जो टॉपिक है ये अपने आप में एक विशाल टॉपिक है, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझाया गया है बनारस में, लेकिन इसको यहाँ करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो आज का जो आखिरी टॉपिक आता है कि विकासशील समाज में अध्यापक की भूमिका क्या है। एक विकासशील समाज में अध्यापक की जो भूमिका होती है उसको ऐसे को डिफाइन करता है कि आज के नए विश्व में बहुत सारी ऐसी भूमिकाएं हैं जिनके संपादन की अपेक्षा अध्यापक से है। कुछ विशिष्ट भूमिकाओं में निम्नलिखित सम्मिलित है। ई कल्चर का विकास तथा पोषण, जो हमारा आईसीटी वाला जो आता है पोषण, ये ई कल्चर की बात करता है और ई कल्चर का विकास तथा उसका पोषक होना चाहिए टीचर को। नेटवर्कर तथा परिवर्तन करता होना चाहिए।
अधिगम करता तथा सुसाध्यक होना चाहिए, अधिगम संसाधन विकासक होना चाहिए, टेक्नो पेडागॉगी टेक्नो शिक्षक होना चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी को धारण करे, मूल्यांकन करता होना चाहिए, क्रियात्मक शोधकर्ता होना चाहिए, व्यवहार विज्ञानी होना चाहिए, पाठचर्या अभिकल्प तथा कार्य संपादक होना चाहिए, शैक्षिक प्रणाली अभिकल्प होना चाहिए, शैक्षिक प्रणाली को बदलने वाला होना चाहिए जरूरत के अनुसार। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो और इसमें हमने जो बात किया वो जो प्राचीन काल की शिक्षा थी उसके बारे में मैंने बात किया। अब इसके बाद हम 17वीं शताब्दी के बाद की जो शिक्षा थी उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।